गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू परफेक्ट एजुकेशन हब। आज की इस क्लास में हम इंग्लिश एक्सरसाइज 4 लेके आए हैं। एक्सरसाइज 3 जो हमने की थी उसमें केडी पब्लिकेशन की जो बुक है नीतू मैम की, उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो इसमें भी वही आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हमने देखिए 31 तक इस बुक के 30th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, 30 तक। 31 से अब इस एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 57 एक्सरसाइज हैं। तो 31 से लेके 57 तक इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 लेके चलते हैं हम। देखिए 31 क्वेश्चन देखिए, नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, नो एरर। अब इसमें एरर आपको छांटना है। इन एक्सरसाइज में जो हम कर रहे थे सेंटेंस है, सेंटेंस के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट ए, बी, सी और डी। तो पार्ट ए, बी, सी में कहीं ना कहीं किसी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, तो वो पार्ट जिसमें ग्रामेटिकली एरर है वो हमें टिक लगाना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर किसी पार्ट ए, बी, सी में किसी में भी कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर होगा नो एरर, यानी कि पार्ट डी, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हम। नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर इजीली निकल जाएगा। देखिए ये जो सेंटेंस है, पहले तो देखिए नोबडी सा हिम, सा क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, नोबडी इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिंस देखिए, सिंस के बाद क्या है, द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, ब्रोक मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंस के बाद वाली जो क्लोज है वो आपकी किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में है। जब सिंस के बाद वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में, यानी कि सिंस के जस्ट साथ वाली एक क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में है, तो दूसरी क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी, ठीक है। ये क्लोज किस में होनी चाहिए, ये प्रेजेंट के परफेक्ट में होनी चाहिए। अगर आपको वो नियम ध्यान हो जो मैंने अपनी क्लास में बताया था, अगर आपने वो क्लास ली हो तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने उसमें क्या बताया था कि यदि सिंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट, सिंस के जस्ट साथ वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ी हुई है तो उसके दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो प्रेजेंट के परफेक्ट की होगी। तो ये वाली क्लोज जो होनी चाहिए ये प्रेजेंट के परफेक्ट की होनी चाहिए। तो प्रेजेंट के परफेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे जहाँ साथ सेकंड फॉर्म दे रखा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। नोबडी के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ है हेल्पिंग वर्ब होता है, और तो नोबडी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे सा की जगह क्या होना चाहिए, नोबडी हैज़ सीन हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो सीन हो जाएगा, सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। देखें अब यहाँ पे जब आप देखोगे बाई के साथ फ्यूचर टाइम लग रहा है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि फ्यूचर टाइम है। बाई प्लस फ्यूचर टाइम जब लगा हो, मैंने आपको बताया था यदि बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा हो तो आपका सेंटेंस जो है वो किस टेंस में होना चाहिए, आपका सेंटेंस होना चाहिए फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में। बाई प्लस फ्यूचर टाइम लगा हो तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। देखिए बाई प्लस फ्यूचर टाइम जो है फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, लेकिन उसमें सिंस 4 प्लस टाइम भी आगे कहीं लगा होता है। इसमें बाई प्लस फ्यूचर टाइम तो है लेकिन आगे कहीं सिंस 4 प्लस टाइम पूरे सेंटेंस में नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका डेफिनेटली फ्यूचर का परफेक्ट है। और फ्यूचर के परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रमेश विल टेक की जगह पे क्या होना चाहिए था, रमेश विल हैव टेकन। तो आपका जो ये पार्ट है, आपको इतना तो पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है ये, तो यहाँ पे बाय दिस टाइम तो कीवर्ड है तो यहाँ तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हिज डिग्री, तो ये पार्ट भी सही है। तो ये बी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जहाँ रमेश विल टेक दे रखा है ना, विल प्लस टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या होना चाहिए था, रमेश के बाद होना चाहिए था रमेश विल हैव टेकन, रमेश विल हैव टेकन, विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ जानी चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए थी। तो यानी कि इस 32 जो सेंटेंस है इसका पार्ट बी जो है उसमें यहाँ ग्रामेटिकली एरर है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क
for the last 2 decades. The families are living in Gulmohar Park for the last 2 decades. ठीक है, अब यहाँ देखते हैं the families आपका सब्जेक्ट है, are living in Gulmohar Park. अब देखिए for the last 2 decades यानी कि since 4 प्लस टाइम दे दिया, और जब भी यहाँ पे 4 प्लस टाइम आ गया, जब भी since 4 प्लस टाइम आता है तो वो टेंस होता है परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस का, तो ये होना चाहिए था प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो द फैमिलीज तो सब्जेक्ट सही है, इसके बाद आर लिविंग नहीं होना चाहिए था। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका सब्जेक्ट फैमिलीज प्लूरल है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, हैव बीन। द फैमिलीज हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, लिविंग। द फैमिलीज हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या एरर है, आपका यहाँ पे एरर है कि जो पार्ट 2 है इसमें आर की जगह पर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, तब तो आपका ये सही हो जाता। इसका मतलब आपका बी पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट संडे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट कीवर्ड मिलेगा, लास्ट सैटरडे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो लास्ट प्लस टाइम कभी भी आए तो वो सेंटेंस आपका पास्ट के इंडेफिनेट का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनेट का, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, हैज़ लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ लेफ्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट होना चाहिए। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कि कैसे पता चला आपको, लास्ट सैटरडे से हमें पता चला कि ये पास्ट के इंडेफिनेट का है। पास्ट के इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ लेफ्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट आना चाहिए, और सिर्फ लेफ्ट आएगा तो बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि इसका टेंस पास्ट का इंडेफिनेट है। तो 34 में बी आपका आंसर हो जाएगा। 35 देखते हैं। गुड हेवंस हाउ हैज सी, गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए इसको थोड़ा सा, जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक तरीका होता है, ये ठीक है, पार्ट ए है जो इसका गुड हेवंस, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था हाउ हैज सी ग्रोन, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल तरीके से आता है, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में कभी भी अगर व्हाट लगे या हाउ लगे, ये वर्ड अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में लगे तो इनके जस्ट बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो भी है इनके जस्ट बाद वो आना चाहिए, ना कि हेल्पिंग वर्ब। चाहे हाउ हो चाहे व्हाट हो, इनके जस्ट बाद जो भी एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो इनके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए इन वर्ड के बाद जो भी कोई नाउन है या प्रोनाउन है वो आएगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, गुड हेवंस, तो ठीक है। इसके बाद हाउ हैज सी दे रखा है, यानी कि हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा, हाउ सी के बाद हैज़ आएगा, हाउ सी हैज़ ग्रोन। ठीक है ना, तो हाउ के जस्ट बाद सी आना चाहिए, उसके बाद हैज़ आना चाहिए, हाउ हैज़ सी ग्रोन, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका मतलब अब आपके ग्रोन तो ठीक है, इसका मतलब बी पार्ट में गलत है, हाउ हैज़ सी की जगह हाउ सी हैज़ होना चाहिए था। ठीक है, ए पार्ट भी ठीक है, ठीक है, सी भी ठीक है, और डी छोड़ देते हैं हम। तो पार्ट बी में ग्रामेटिकल एरर है, यानी कि पार्ट जो बी है आपका, इस पार्ट में क्या होना चाहिए था, हैज़ सी के बाद होना चाहिए था, है ना। हाउ सी हैज़, हाउ के जस्ट बाद सी होना चाहिए था। 35 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 36 में एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी है, लेकिन आगे सेंटेंस में सिंस 4 प्लस टाइम दे दिया है, सिंस मॉर्निंग। तो इसका मतलब सिंस 4 प्लस टाइम या तो आएगा प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और सिंस 4 टाइम है जो प्रेजेंट के परफेक्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आईएनजी तो फॉर्म है नहीं, ठीक है ना। सिंस 4 प्लस टाइम है तो ईट जो वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए जो पार्ट है ना, ए पार्ट में गलती है। नथिंग में तो कोई गलती नहीं है, टाइम सिंस 4 प्लस टाइम में भी गलती नहीं है, ए पार्ट में गलती है। ए पार्ट में क्या होना चाहिए था, ठीक है, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए था कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है।
आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका मतलब ये नहीं होता आई हैव बीन ईटिंग नथिंग, मैं सुबह से कुछ नहीं खा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस के भाव से हमें पता लगाना होता है। तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट का है, प्रेजेंट के परफेक्ट में सिंस फोर प्लस टाइम आता है, इसलिए यहाँ पर पार्ट ए में एरर है। ए पार्ट में आई हैव ईटन होना चाहिए था, तब तो आपका ये सही हो जाता, अदरवाइज आपका ये गलत हो जाता। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। ठीक है, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। अब जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैव जो वर्ब है पोजीशन को दर्शा रही है। ये जो हैव वर्ब है ना, ये यहाँ पे जो हैव वर्ब यूज किया गया ना, ये पजेस के लिए यूज किया, पोजीशन के लिए यूज किया गया है। पोजीशन मीन्स अधिकार, स्वामित्व, ये संबंध जिसको हम बोलते हैं ना, पोजीशन। तो ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि उसके यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, उसके यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। तो पोजीशन को दर्शाने के लिए हम हैज़ जो वर्ब है उसकी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज की गई है। जो हैज़ है वर्ब होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मैन वर्ब भी होती है। पोजीशन को दर्शाने के लिए मैन वर्ब के रूप में भी इनको यूज करते हैं। तो हैज़ हैव को हम पोजीशन को दर्शाने के लिए मैन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो यहाँ पे इसकी आईएनजी फॉर्म यूज की गई, जो कि गलत है। पोजीशन को दर्शाने के लिए जनरली प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। जब मैंने क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें उसके यूजेज में ये चीज़ भी लिखाई थी कि जो पोजीशन को हम दर्शाते हैं तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पोजीशन को हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए था, सिर्फ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैज़ या हैव में से कोई एक होना चाहिए था। तो ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैज़ आता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए था, ही के साथ हैज़ होना चाहिए था, इज हैविंग नहीं होना चाहिए था। तो इज हैविंग गलत है, यानी कि आपका बी पार्ट में एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इज हैविंग की जगह हैज़ होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस सही हो जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस से आप समझिए कि एक जो सेंटेंस है यानी कि दो क्लोज दी गई है। इस सेंटेंस जो दो क्लोज हैं उनसे हमें पता चलता है, दो क्लोज से हमें क्या पता चलता है कि जो पहले वाली क्लोज है हमारी वहन से जुड़ी हुई है और इसके बाद वेंट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यानी कि ये फर्स्ट वाली जो क्लोज है हमारी ये पास्ट के इंडेफिनिट की है। तो जब एक क्लोज वहन से जुड़ी हुई पास्ट इंडेफिनेट की हुई तो डेफिनेटली दूसरी क्लोज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे वहन के जस्ट साथ वाली एक क्लोज पास्ट इंडेफिनेट में है, जबकि यहाँ पे दूसरी क्लोज जो दे रखी है वो इज प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में दे रखी है। तो ये तो गलत है, पास्ट इंडेफिनेट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है ना। इसका मतलब आपके बी पार्ट में एरर है। किस में एरर है? बी पार्ट में एरर है। ये ठीक है, ये क्लोज वहन के साथ पास्ट इंडेफिनेट ठीक है, और इसके बाद वाली जो क्लोज है इज प्लेइंग की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज प्लेइंग। तो आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाती वॉज प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कि प्लेइंग। ठीक है ना, वॉज प्लेइंग होना चाहिए था यहाँ पे। इसका मतलब बी आपका आंसर है, बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। ठीक है ना, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। अब इस क्वेश्चन को 39 को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पे वर्ब दे रखे इज, वो वर्ब यहाँ पे द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज जो वर्ब है, ठीक है, डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी वैक्सीन दवा, हिट द मार्केट पार्ट ए जो है, पार्ट ए में कोई गलती नहीं है, पार्ट ए आपका सही है। पार्ट बी को जब आप देखोगे पार्ट बी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपका जो पार्ट बी है इसका मतलब पता चल रहा है आपको कि ये पास्ट के इंडेफिनिट का है। पार्ट बी आपका किसका है? पास्ट के इंडेफिनिट का है। तो जब आपका पार्ट बी हिट जो है, जब आपका वर्ब है, मैन वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज की गई है। तो यहाँ पे जब आपका बी पार्ट है जो व्हेन हिट द मार्केट पास्ट का इंडेफिनिट का है, तो आगे जो इज दे रखा है ना, तो उसकी जगह पर इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी जगह पर वाज होना चाहिए था, तब आपका सेंटेंस सही होता। ठीक है ना। अगर वाज होता यहाँ पे, इसका मतलब किस पार्ट में एरर है आपके?
पार्ट सी में एरर है आपके, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस आप इस चीज़ को समझो, अगर ये हिट जो वर्ब है ना ये सेकंड फॉर्म में यूज की गई है, अगर ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज की जाए, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि द वैक्सीन जो सब्जेक्ट है इसका सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है, तो यहाँ पे हिट्स आना चाहिए था, हिट्स आना चाहिए था, फिर यहाँ पे इज सही हो जाता, अगर यहाँ हिट्स आ जाता तो इज सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हिट्स की जगह हिट दे रखा है, तो यानी कि इसमें तो हमें गलती निकालनी नहीं है, तो सही दे, तो जो अगली क्लोज इसके साथ जोड़ी गई है उसमें हमें गलती देखनी है, तो यहाँ ये क्लोज जो जोड़ दी गई ना, फिर ये वाज से जुड़ेगी, इसकी जगह पर किससे जुड़ेगी, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है हिट, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, तो इसके साथ यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है ना, ये वॉज उसका पैसिव फॉर्म बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, तो वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो आपका सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। अब देख, जब क्वेश्चन नंबर 40 को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो टेंस है, द विक्टिम सब्जेक्ट हो जाता है ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो यानी कि ये जो क्लोज है ये पास्ट के इंडेफिनिट की है, उसके बाद इसके साथ कंजंक्शन लगा के दूसरी क्लोज जोड़ दी, और वो क्लोज कौन सी जोड़ दी है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट के परफेक्ट की, और आगे सेंटेंस हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल, तो ये भी पास्ट के इंडेफिनिट का वॉज मैन वर्ब के रूप में है, तो यानी कि पूरा सेंटेंस का अर्थ पास्ट के इंडेफिनिट में है, लेकिन यहाँ पे इसने गलती कर दी बीच में प्रेजेंट का परफेक्ट लगाकर, तो इसका मतलब ये कंजंक्शन के बाद वाला पार्ट जो क्लोज है ये भी पास्ट के इंडेफिनिट में ही होनी चाहिए, ठीक है, तो पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, तो यहाँ पे हैज़ की जगह पर क्या, पास्ट में ही होनी चाहिए, तो जब ये पास्ट में होगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी, और ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी तो दूसरी इसके साथ है जो है वो पास्ट के परफेक्ट में हो जाएगी, जब ये पास्ट के परफेक्ट में होगी तो पास्ट के परफेक्ट के में क्या आता है, हैज़ की जगह पर हैड आता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, हैज़ की जगह पर हैड हो जाना चाहिए था और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैपेंड तो वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो पार्ट आपका जो बी है 40 क्वेश्चन में बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के साथ आपका पास्ट परफेक्ट होगा, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ की जगह पर हैड होगा, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। Our history can be seen as long as a long evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। अब यहाँ क्वेश्चन को आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बड़ा आसान है, इसमें इतना टफ है नहीं जितना आपको लग रहा है, बस सिंपल सा आपको क्या समझना है यहाँ पे, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी dialectical development in which there have been a painstaking forgiving of rational and moral self। यहाँ पे बात की जा रही है हमारी हिस्ट्री की, ठीक है ना, तो यहाँ पे इन विच देयर हैव बीन, आवर हिस्ट्री की जब बात की जा रही है तो आवर हिस्ट्री जो है वो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये बात आपको क्लियर हुई। फिर कैन बी इसके साथ मॉडल लग गया, सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच, अब देखिए आगे देखते हैं, इन विच आपके कंजंक्शन लगा के सेंटेंस को जोड़ा, फिर इसके लिए आवर हिस्ट्री के लिए यहाँ पे देखिए देयर हैव बीन अ painstaking forging of rational and moral self, तो हैव बीन जो यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो अवर हिस्ट्री यानी सिंगुलर की हो रही है, तो जब जिस सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात होती है, देखिए हेयर और देयर के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ये बात आप ध्यान रखना। हेयर और देयर के साथ सेंटेंस में जो कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है,
ठीक है ना। तो अगर आप ये कहो कि सर देयर से पता नहीं चलेगा, हमें हैव बीन हम लगा देंगे यहाँ पे, तो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे हम कहते हैं पहले कभी स्कूल के आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, तो आप स्कूल पे या कॉलेज पे या किसी भी चीज़ पे पैराग्राफ लिखते थे, तो आप क्या लिखते थे, जैसे मान लीजिए आपकी स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, तो आप क्या लिखोगे, देयर इज़ ए प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल। तो आपने देयर के बाद इज क्यों लगाया, क्योंकि आप इस सेंटेंस में ए प्लेग्राउंड यानी कि प्लेग्राउंड जो नाउन है, आपने देयर के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाया, आपने सेंटेंस में आगे जो प्लेग्राउंड नाउन आ रहा था वो सिंगुलर है, इसलिए आपने देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगाई। अगर उस प्लेग्राउंड की जगह पर आप क्लासरूम बना दोगे, क्लासरूम 10 आप वहां पे कर दोगे, तो आप क्या कहोगे, देयर आर 10 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल। तो 10 क्लासरूम्स आपने प्लूरल बना दिया, तो 10 क्लासरूम्स प्लूरल है, तो आपने देयर के बाद जो वर्ब लगाई है उसको प्लूरल लगाया है, देयर आर 10 क्लासरूम्स, है ना। आपने देयर के अकॉर्डिंग इज आर चेंज नहीं किया, आपने उस सेंटेंस में उसके बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगाई है। तो सेम थिंग यहां पे हो रही है। अवर हिस्ट्री की जब बात हो रही है, आवर हिस्ट्री की जब बात हो रही है, आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर के बाद जो वर्ब आएगी हैव की जगह पर हैज़ बीन होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात आवर हिस्ट्री की हो रही है तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 41 में हैव की जगह पर हैज़ यानी कि हैज़ बीन। तो यानी कि किस पार्ट में है, ये पार्ट बी में, तो पार्ट बी में एरर है, तो यहाँ आपकी गलती है। तो ये चीज़ आपको बारीकी से ध्यान रखनी, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी। 42 देखते हैं, लास्ट ईयर 2 इटालियन prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war। ठीक है, अब इस चीज को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट ईयर यानी कि यहां पे आपको पता चल गया कि ये पास्ट के इंडेफिनेट का है, ये पास्ट के इंडेफिनेट का है। 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर एस्केप्स, लेकिन यहां जो वर्ब दे रखी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस दे रखा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट का, जबकि हमें लगाना क्या है, पास्ट का इंडेफिनेट। क्यों पता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर कीवर्ड जो दे दिया, तो यहाँ पे एस्केप्स की जगह क्या होना चाहिए था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि एस्केप्ड। तो एस्केप में ईडी लगेगा, एस्केप्ड, तब आपका आंसर सही होगा। तो इसको अगर एस्केप्स है तो ये गलत है, यहाँ पे एस्केप्ड होना चाहिए था, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, इसलिए आपका इन द केन्या ड्यूरिंग द वॉर, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर्स 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। लास्ट ईयर से हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि गलत है, इसलिए पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगर आप इन क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएंगे, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। 43 देखते हैं, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। अब यहाँ भी पोजीशन की बात की गई है, माधुरी दीक्षित सब्जेक्ट सही है, अ लार्ज फैन फॉलोइंग भी सही है, नो एरर की तो हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ भी पोजीशन की बात की गई थी, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। माधुरी दीक्षित के बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, माधुरी दीक्षित की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे इज़ हैविंग की जगह पर माधुरी दीक्षित सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ या हैव में से हैज़ आ जाएगा। ठीक है ना, पोजीशन दर्शाने के लिए हैज़ या हैव जो वर्ब होती है मैन वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, तो उनमें से सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ यूज किया जाएगा। तो यहाँ हैविंग नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए 43 में आपका बी पार्ट में एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, no one heard anything about him since he left India for good। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे वही चीज़ जो मैं बार बार कई बार रिपीट कर चुका आपके सामने, कि यहाँ पर सिंस के साथ वाला जो पार्ट है, जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, नो वन हर्ड, नो वन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम, सिंस के साथ वाला जो पार्ट है वो क्या है, ही सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इंडिया फॉर गुड, तो यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जब सीन्स के जस्ट साथ वाला पास्ट के इंडेफिनिट का है, तो डेफिनेटली ये वाली क्लोज आपकी किस में होनी चाहिए थी,
प्रेजेंट के परफेक्ट में, और जबकि ये दे रखी है पास्ट के इंडेफिनिट में। तो जब हम इस क्लोज को प्रेजेंट के परफेक्ट में बनाएंगे, अबाउट हिम तो ठीक है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी ठीक है। तो जब हम, यानी कि पार्ट ए में गलती है, तो जब हम इस क्लोज को नो वन सब्जेक्ट रहेगा तो हर्ड की जगह पर हम क्या लिखेंगे, नो वन सिंगुलर है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्रेजेंट के परफेक्ट में, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हर्ड। तो नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नो वन हैज़ हर्ड हो जाएगा यहाँ पे हर्ड की जगह पर। तो फिर ए पार्ट आपका सही हो जाता है, इसलिए ए पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो आपका आंसर है ए पार्ट। यहाँ पे हर्ड की जगह यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हैज़ हर्ड आना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गैव द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार आप फिर से पढ़ो ध्यान से, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गैव द करेक्ट आंसर, द स्टूडेंट्स गैव द करेक्ट आंसर। देखिए आप इसको, बिफोर के बाद टीचर्स, द टीचर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, कुड मॉडल दे रखा है, और कुड मॉडल के बाद हम हमेशा मॉडल, जो कोई भी मॉडल हो, चाहे आपका सेल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, कैन हो, कुड हो, किसी भी मॉडल के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। तो यहाँ भी कुड के बाद जो वर्ब दे रखी है, यहाँ भी कुड के बाद जो वर्ब दे रखी है वो फर्स्ट फॉर्म में दे रखी है, कुड फिनिश द क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब इसमें देखते हैं कि गलती किस पार्ट में निकलेगी आपको। आप इसको जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, यानी कि बिफोर से क्लोज स्टार्ट हो रही है। जब हम बिफोर या व्हेन से क्लोज को जोड़ते हैं तो बिफोर के साथ वाली क्लोज किस में है, द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गई ना, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, है ना। तो बिफोर के साथ वाली क्लोज अगर पास्ट के इंडेफिनिट में हो गई तो आपको पता है बिफोर, आफ्टर और व्हेन, ठीक है। तो जनरली जब हम बिफोर आफ्टर की बात करते हैं तो बिफोर के जस्ट साथ वाली क्लोज अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो डेफिनेटली दूसरी वाली जो क्लोज है वो पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। ये नियम है, हमने पढ़ा था, बिफोर के जस्ट साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो डेफिनेटली दूसरी क्लोज आपके पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए। और आफ्टर में रिवर्स हो जाता है, आफ्टर के जस्ट साथ वाली जो क्लोज है वो पास्ट के परफेक्ट में होती है और दूसरी वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में होती है, ठीक है। अब यहाँ बिफोर के साथ वाली जो क्लोज है कुड फिनिश, कुड मॉडल जो है ये कैन का पास्ट है, यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट की है। तो ये पास्ट के इंडेफिनिट की है तो दूसरी वाली जो होनी चाहिए ये वाली क्लोज आपकी पास्ट के परफेक्ट की होनी चाहिए। तो पास्ट के परफेक्ट में क्या आना चाहिए, द स्टूडेंट जो आपका सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स, इसके बाद गैव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट के परफेक्ट में क्या होना चाहिए, हैड गिवन, यानी कि द स्टूडेंट के बाद क्या आ जाना चाहिए, द स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी पार्ट में एरर है, आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट में है आपके, सी पार्ट में। द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर होना चाहिए था, तब आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 45 तक आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट, सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट। अब देखिए सिंपल सा है, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पढ़ाया था तो कीवर्ड लिखाया था, तो यट और एज यट कीवर्ड जो लिखाया था ये प्रेजेंट के परफेक्ट का लिखाया था। किस टेंस का था, प्रेजेंट के परफेक्ट का। जब ये प्रेजेंट के परफेक्ट का कीवर्ड है दैट मीन्स ये जो टेंस है इस टेंस का 46 का ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, और प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए था, हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जबकि दे क्या रखा है, डिड नॉट, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट बना रखा है, जबकि ये गलत दे रखा है। तो किस पार्ट में गलती है, ए ही पार्ट में गलती है भाई, बी पार्ट में तो हर है तो ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकफास्ट ठीक है, ये भी नो प्रॉब्लम, यहाँ भी ठीक है। तो यहाँ सी डिड नॉट प्रिपेयर की जगह क्या होना चाहिए था, सी डिड नॉट प्रिपेयर की जगह सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड,
ठीक है ना। तो 46 में पार्ट ए में एरर है, सी डिड नॉट प्रिपेयर के जगह पर सी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, क्योंकि येट कीवर्ड दे रखा है, येट कीवर्ड प्रेजेंट के परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आगे चलते हैं। 47 परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज, नो एरर। 47 आप पढ़ो। मैंने आपको वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जब लिखाई थी तो उनमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी लिखाई थी उनके साथ साथ में जिनका जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता। तो ओवन जो वर्ब है इसका भी जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि सिंपल फॉर्म में आती है, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आती है। ठीक है। परहैप्स यू डू नॉट नो, ये ठीक है आपका। अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज, ये भी आपका ठीक है। ठीक है। तो यानी कि बी पार्ट में आई एम ओवनिंग जो लिख रहा है यहाँ पे आई ओवन सिर्फ होना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ओवन। तो आपका ये आंसर सही हो जाता, तो ये होना चाहिए था आई ओवन अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज। ठीक है ना। तो ओवन जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म में जनरली यूज़ नहीं होता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सारी चीज़ें मैंने क्लासेस में आपको पढ़ा रखी हैं, अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो यूट्यूब चैनल पर मैंने सारी क्लासेस डाल रखी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 से हमें पता चलता है कि वैन के साथ वाली जो क्लोज है, देखिए वैन के जो साथ वाली क्लोज किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। लेकिन ये बाद वाली जो क्लोज है ना, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बाद वाली क्लोज भी पास्ट इंडेफिनिट में है, जबकि ये बाद वाली जो क्लोज है ना वो पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए थी। तो ये पास्ट के परफेक्ट में होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर प्रीसीडेड हिम की जगह पर क्या होना चाहिए था, द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। हैड क्या होना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हैड प्रीसीडेड हिम होना चाहिए था। इसका मतलब जो आपका सी पार्ट है इसमें ग्रामेटिकली एरर है। ये वैन के साथ वाली क्लोज जो है पास्ट के इंडेफिनिट में हो जाएगी आपकी, उसके बाद वाली ये भी 3 क्लोज हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। इसके बाद वैन के साथ एक पास्ट इंडेफिनिट हो तो बाद में क्लोज पास्ट परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो लास्ट वाली क्लोज की पास्ट परफेक्ट है और ये वाली भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट होने के लिए यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो यहाँ की सी पार्ट में एरर है, तो सी पार्ट में आप एरर निकाल। आपको यहाँ पास्ट परफेक्ट नहीं बनाना है, यहाँ वैन के साथ में ही चल रहा है ये, है ना। तो ये वाली अलग जो क्लोज होती है ये पास्ट परफेक्ट बनाना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो 49 का है सी विल ऑलरेडी रिटर्न, यानी कि सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी कि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ठीक है ना, ये यहाँ तक फ्यूचर का इंडेफिनिट है, ये क्लोज। उसके बाद वहन के साथ वाली दूसरी क्लोज देखते हैं। वहन के साथ वाली क्लोज ही अराइव्स, यानी कि अराइव्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, तो यानी कि ये वाली जो क्लोज है आपकी ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। तो ये ग्रामर का नियम होता है कि अगर ये वहन हो, इफ़ हो, आफ्टर, बिफोर या कोई भी हो, इन वर्ड के जो साथ वाली क्लोज जो है यानी कि इसे सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, तो ये वहन के जो साथ वाली प्रेजेंट की इंडेफिनिट में है तो ये नियम होगा, तो उसके साथ वाली जो दूसरी क्लोज है यानी कि मेन क्लोज वो डेफिनेटली फ्यूचर के परफेक्ट में होनी चाहिए। ये मैंने आपको ओपन कंडीशन में भी बताया था और कॉम्बिनेशन में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वाला कंडीशनल सेंटेंस जब मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था। जब टेंस में जब आपको पढ़ा रहा था तो टेंस में भी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि वहन के साथ वाली जो क्लोज है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हो तो दूसरी वाली फ्यूचर के परफेक्ट में होती है। किसमें होती है? फ्यूचर के परफेक्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है लेकिन फ्यूचर के परफेक्ट में भी हो सकती है। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पर फ्यूचर का परफेक्ट होना चाहिए था, तो फ्यूचर के परफेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे विल ऑलरेडी रिटर्न की जगह पर क्या होना चाहिए था, विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, विल उसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, है ना। तो यहाँ पे पार्ट ए में फ्यूचर का परफेक्ट होना चाहिए था, इसका मतलब आपका पार्ट
ए गलत है, सी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड आपका आंसर होना चाहिए था, तब तो ये सही हो जाता, क्योंकि यहाँ वैन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ईच ऑफ देम हैज़ हैव हिज शेयर इफ जॉय एंड each of them has have his share of joy and sorrow. नो एरर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आप। each of them has have his share, has have बैक टू बैक लगा दिया, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, each of them बात किसकी हो रही है, each of them यानी कि प्लूरल में से किसी एक की बात हो रही है, each हर एक, है ना, तो यानी कि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का है ये टेंस, इसलिए सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा दी। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ के बाद जो यहाँ पे मैन वर्ब है जो हैव लगा रखी है, ठीक है ना, तो हैज़ या हैव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती हैं, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हैज़ या हैव का क्या आता है, हैड आता है। तो यहाँ पे हैव की जगह पर क्या होना चाहिए था, हैड होना चाहिए था, तब तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट का सही हो जाता। तो क्या हो जाना चाहिए था, ईच ऑफ देम हैज़ हैड, क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ देम हैज़ हैड हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो, तब आपका आंसर सही हो जाता है, यानी कि बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, बी पार्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दिस कस्टम हैज़ कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है, अब देखिए सिंस टाइम्स इमेमोरियल, पहली चीज तो यहाँ पे देखो जो दिस कस्टम भी ठीक है, हैज़ कम डाउन चलो सही है, लेकिन यहाँ पे टाइम्स जो है ना, ये टाइम होना चाहिए था, यहाँ पे टाइम्स नहीं होना चाहिए था, टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका जो ये पार्ट है इसमें गलती दे रखी है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, वो सिंस के साथ टाइम इमेमोरियल तो लगता है। ये मैंने सेंटेंस लास्ट जब वीडियो पढ़ाई थी तो स्टार्टिंग के कुछ सेंटेंसेस थे उसमें भी ये वर्ड आया था टाइम इमेमोरियल, तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। तो टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता, वो टाइम इमेमोरियल होता है, इसलिए सी पार्ट में आपकी गलती है। 52 देखते हैं। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural India. No error. अब क्वेश्चन नंबर 52 को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, since his arrival in India he is visiting, since 4 plus time, ये his arrival in India ये टाइम पीरियड को दर्शा रहा है ना, कि जब से वो भारत में आया, यानी कि उसके भारत के आगमन से लेकर, भारत में आगमन यानी कि जब वो भारत से आया तब से लेकर, यानी कि टाइम पीरियड को दर्शा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं बात करता हूँ ना, पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये हिज अराइवल इन इंडिया पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम अगर आ गया तो उसके बाद में जो ये टेंस है ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में नहीं होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए था। तो यहाँ पे इज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ पे ही के साथ क्या होना चाहिए था, हैज़ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैज़ बीन प्लस विजिटिंग होना चाहिए था, इज नहीं होना चाहिए था, इज की जगह पर हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए थी, हैज़ बीन, तब आपका सेंटेंस सही हो जाता। तो यानी कि बी पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है, सिंस प्लस टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिंस प्लस टाइम लगता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड। अब देखिए यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा है, बिलीव भी उन्हीं में से एक वर्ब मैंने आपको लिखवाई थी जब वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन लिखवाई थी, तो जैसे अभी मैंने ओवनिंग वर्ब जो अभी हमने सेंटेंस लिया था, ओवन ओवनिंग ओवन, तो वो वर्ब लिखवाई थी। तो ये बिलीव भी ऐसी ही वर्ब है जो जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती, तो यहाँ पे इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। बिलीव मी आई बिलीव वॉट एवर यू हैव सेड होना चाहिए था, एम बिलीविंग नहीं होना चाहिए था, तो एम बिलीविंग की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई बिलीव, है ना, एम बिलीविंग की जगह पर आई बिलीव सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। बिलीव मी आई बिलीव वट एवर यू हैव सेड होना चाहिए था, तो बी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, नो एरर। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, जो मैंने वर्ड लिखाए थे
मैंने क्लासेस में आपको ये चीज़ स्पष्ट करके बताई थी, कभी भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम आ जाए तो उसके बाद वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगी। पास्ट का इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्लोज जो है यहाँ पे ये पास्ट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए, जबकि ये दे रखी है इट इज़ टाइम के बाद शुड हैव डन, तो ये गलत है। तो डन जो वर्ब है थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे होना चाहिए था वी सब्जेक्ट के साथ डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी डिड, तब आपका ये सेंटेंस सही हो जाता है। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। ऑलराइट, तो यानी कि बी पार्ट में आपके एरर है ग्रामेटिकल, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 को क्या कह रहा है, देखिए यहाँ तो बड़ा सिंपल सा, आपको वैसे ही देखते पता चल रहा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क या तो WH वर्ड होना चाहिए था या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए था, इंटरोगेटिव होना चाहिए था, WH वर्ड होना चाहिए। मदर साइड तो ठीक है, इसके बाद सन भी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो सी पार्ट में यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, जो क्वेश्चन ये सेंटेंस प्रश्नवाचक होना चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग रहा है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, जबकि यहाँ यू से स्टार्ट कर रखा है। तो वो किससे स्टार्ट होना चाहिए था, हैव से। तो ये हैव पहले आना चाहिए था और यू बाद में आना चाहिए था, तो सेंटेंस होना चाहिए था हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है ना। तो सेंटेंस आपका होना चाहिए था हैव यू, फिर उसके बाद वर्ब की थोड़ा फिनिश्ड योर होमवर्क, ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब सी पार्ट का आपका गलत है, यहाँ स्ट्रक्चर की गलती है। स्ट्रक्चर आप हमेशा ध्यान रखो, मैंने टेंस पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर भी आपको समझाए थे, तो सी पार्ट में स्ट्रक्चर की गलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सी पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन। द प्राइसेस कम्स डाउन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ गलती क्या लगेगी, आई एम गोइंग टू बाई अ कंप्यूटर, ये सही है, सही है। व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, इस क्लोज में देखते हैं। देखिए एक तो प्राइस, एक तो गलती लगेगी, प्राइसेस, प्राइसेस प्लूरल है, तो यहाँ कम्स की जगह पर कम आना चाहिए था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ, तो यहाँ आंसर आना चाहिए था कम, तो एक गलती तो ये लगेगी। जबकि एक्चुअली इसमें जो गलती है वो है तो इसी पार्ट में, आप अगर इससे लगाओगे तब भी सी पार्ट एरर लगाओगे तब भी आपकी गलती सही है, लेकिन एक्चुअली जो गलती है इसमें है कि द प्राइसेस जो है ना, इसमें गलती है। वो द प्राइसेस नहीं होना चाहिए था, वो द प्राइस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, द प्राइस। प्राइसेस प्लूरल नहीं होना, सिंगुलर होना चाहिए था द प्राइस, और द प्राइस जब होता तो फिर उसके साथ कम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये आ जाता, ये सही होता, और डाउन भी सही है, और आगे ये सारी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे पार्ट सी में ही एरर है। आप अगर ये सोच के लगाओगे द प्राइसेस के अनुसार कम्स नहीं आना चाहिए था तो गलत है, गलत सोच रहे हो आप। हालांकि आंसर आपका तब भी पार्ट सी आएगा, आंसर आपका तब भी सही आएगा, क्योंकि आपको एरर जिस पार्ट में वो निकालना है। लेकिन आपको समझना क्या है कि द प्राइसेस प्लूरल नहीं होना चाहिए, द प्राइसेस यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए था, तो द प्राइस होना चाहिए था, द प्राइस के अनुसार कम्स सही है, तो इस प्राइसेस को प्राइस में चेंज करो और कम्स को कम्स में ही रहने दो, तब आपका आंसर सही होगा। तो यानी कि पी पार्ट, सी पार्ट में एरर है, तो सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस 57 जो है आई विश, ये इमेजिनरी एक्शन को दर्शा रहा है, काश। आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, पास्ट की बात कर रहा है, तो जब मैं यंग था तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था। यानी कि ये कहना चाह रहा है काश मैं जब जवान, मतलब जब यंग था उसी टाइम पे स्विमिंग सीख ले चुका होता, उसी टाइम स्विमिंग सीख चुका होता। तो पास्ट की बात है ना, पास्ट में सीख चुका होता, तो यानी कि हैव लर्नड की जगह हैड लर्नड होना चाहिए था, यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पे पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए था, आई हैव लर्नड की जगह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड होना चाहिए था, हैव नहीं होना चाहिए था। बी पार्ट में आप कह रहे हैं। आपको यहाँ ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आई विश आ गया
तो उसके साथ इमेजिनरी कंडीशन में हमने जैसे पढ़ा था आईवीएस के दूसरे साथ फिर क्या होगा, आईवीएस और दूसरी क्लोज आपकी पास्ट इंडेफिनिट में या उसमें, तो पास्ट में ही होगी दूसरी क्लोज, ये ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो दे ही गलत रखा है, ठीक है ना। सेंटेंस के अर्थ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे, सेंटेंस के अर्थ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर पास्ट की ही बात हो रही है, तो जब बात पास्ट की हो रही है तो यहाँ पे भी पास्ट आना चाहिए था, तो वो पास्ट का परफेक्ट आना चाहिए था, हैव की जगह पर हैड आना चाहिए था, क्योंकि जब मैं यंग था तो स्विमिंग सीख चुका होता, यानी कि ठीक है ना। तो पास्ट का परफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे गलत दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट में एरर है, बी आपका आंसर है, ठीक है। तो 57 टोटल एक्सरसाइज हैं जो उस बुक में दे रखी हैं, जो हमने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की हैं। आपको कहीं से भी एक्सरसाइज मिले आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने क्लासेस में आपको क्लासेस डाली हुई है, और क्लास में सारे टॉपिक्स को अच्छे से, इस टॉपिक को कम्प्लीटली अच्छे से क्लियर किया है। तो आई होप कि आप किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से आप अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो कम्प्लीटली आपके आंसर आने चाहिए सही, ठीक है ना। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।